पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि ज़मीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए, कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच
ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था। श्री किंजारप्पू राममोहन नायडू टू रिप्लाई द डिस्कशन। Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity. And in fact, I would like to start by giving my thanks to all the speakers who have participated in this important bill. And right from Syed Nasir Hussain ji, Raghav Chadda ji, Shambhu Patel ji, Sagarika Ghosh ji, Kanimoy ji, Ghanshyam Tiwari ji, Ramji Lal Suman ji, Niranjan Reddy ji, Shri Brijlal ji, Sulata Dev ji, HD, former Prime Minister who is also here, HD Devegowda ji, Fauzia Khan ji, Santosh Kumar ji, Bhim Singh ji, Haris Biran ji, Geeta Chandra Prabha ji, A. Rahim ji, Parmal Salam Singh ji, Mission Ranjan Das ji, Ramchandra Jangra ji, Ajit Madhavrao ji, Priyanka Chaturvedi ji and Sushmita Dev ji. And I thank each and everyone who has heartfully participated in this debate. And through this debate, many suggestions which are very, very important for us as a ministry to know. Some of the feedback is very, very important for us to know that has come through all the speakers. And some have maybe crossed the line a little bit and used this debate for their own political purposes. I would not delve too deep into that because that is something the opposition, it has a right to do it and it keeps doing it all the time. But I'll keep the debate very positive and I'd like to comment on all the important suggestions that have come in. And I would like to start also by addressing the elephant in the room, which is about the name of the act, Bharatiya Vayuyan Vidhayak. I also understand that it might be a little difficult thing to pronounce for a lot of people. गले में अटकता होगा ये, और कोई शर्मिंदा की बात नहीं है इसमें. कोई ये ऐसे वो शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. This is something you have to know the intention with which the government has put this name. That is ये है कि भारत की जो विरासत है, संस्कृति है, जो पहचान है, उसको दिखाने की, दर्शाने की एक प्रयत्न ये 3 वर्ड अभी रखने की है.
इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कहीं पे भी नहीं है. जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं उसका कोई भी कहीं पे भी उसका ऑपोजिशन या कुछ किया नहीं है. One of them is Article 348(1) has been mentioned, which says about the authoritative text. That is definitely in English. It is there, and also the bill is it's been mentioned about Article 120, but that also there is no violation about it. And the official language act also, it is in accordance with it. So there is no point of constitution, but there might be a feeling that something has been imposed. And I also am a very proud Telugu person. I speak Telugu language, I write Telugu language, and I am proud of my culture and my upbringing. So you might be questioning, you are a Telugu person, how can you allow this kind of this thing? अरे हमारे तेलुगु में भी भारत तो भारत ही बोलते हैं. वायु is also a Telugu word. So Bharatiya Vayuyan Videk becomes half Telugu for me also. So it is a mixture of all the languages here. It is like everyone coming together, we want to this thing. With the colonialization, there has been a small cocoon that has been developed. And it is, let me reply, sir, I have carefully listened to each and every one. No matter what the allegation is, whatever the suggestion is, I have listened to each and every one, and I'll address the chair. So when this whole colonialization happened, we were created like a cocoon. Now, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we want to break that cocoon and bring the butterfly out and show the colors of true India, and that is what we are doing here. And this name is a small indication towards it. The text is there in English, so there shouldn't be any problem for any English-speaking person to in fact get afraid that there are 3 words here. कभी तो अभी लगेगा कि कॉपरनिकस लेन है यहाँ पे, किसी के गली में अटकता है तो बदल दे क्या उसको? कॉपरनिकस लेन तो है ही. And my name is Kinjarapu Ram Mohan Naidu. And when some people say Kinjarapu, there might be some problem with them. They can't pronounce it the way I pronounce it. But that doesn't mean that I'll change my name so that it becomes easier for them. ये तो मेरी पहचान है. और उसी तरह अभी शायद ये 2 बार बोलने से 3 बार बोलने से थोड़ा मुश्किल होता होगा. But India has gotten used to so many things, sir. I think they will get used to this one also. Bharatiya Vayuyan Videyak is just to create the identity of the languages. On top of that I've seen, you are mentioning about other languages also. I was not understanding why Hindi was brought in. Vayuyan is also a Sanskrit word, in fact. And if you really want to appreciate the languages, the culture of this country, I would like the opposition to also appreciate that on 3rd October of this year, the cabinet has made 5 languages as classical languages, which are Marathi, Assamese, Bengali, Pali, and Prakrit. If you really love the languages, you should appreciate the decision of the government and how much this NDA government protects and promotes the languages of India. We recently celebrated the Constitution Day also, and on that day, we have proudly released the Constitution not only in English and Hindi, but we have done it in Sanskrit and Maithili also. So you see that there is a whole conscious effort that all the languages should be given their importance, all the languages should be protected, and all the languages should be promoted. I think this is one point that I wanted to make regarding the language debate that has been going on, sir.